हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र किस प्रकार से हमें देखने में सहायता करता है और इसके अलावा प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाएं हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम लोग इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं और देख रहे हैं, तो ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग पूरा विज्ञान का सिलेबस वन शॉट वीडियोस के रूप में कवर कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बाकी के जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको आप इस चैप्टर के बाद या इससे पहले आप उनको देख लें, और आगे बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। सभी लोग इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ पाएँ और सीरीज़ को देख पाएँ। इस सीरीज़ से आपकी बोर्ड की पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और इसके बाद आपको कंटेंट सारा पता होगा अच्छे से। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी होगी जो कि आप क्वेश्चन बैंक बुक से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में कहा गया है। उसकी फ़ोटो बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। यह एक ज्ञानेंद्रिय है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए मानव नेत्र बनी हुई है। सबसे स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहर एक उभरा हुआ पोर्शन इसमें होता है जिसको हम श्वेत मंडल कहते हैं या इंग्लिश में कॉर्निया कहा जाता है, और ये पारदर्शी होता है जिससे होकर प्रकाश अंदर जा पाता है। लेकिन जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो वह अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारी आंखों के सामने जो भी वस्तु है उससे आने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो कॉर्निया पर यानी श्वेत मंडल पर रिफ्रैक्ट हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, उसका अपवर्तन हो जाता है। उसके बाद प्रकाश आगे इस ओपनिंग के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, इसको हम पुतली कहते हैं, पपिल कहते हैं, जहाँ से लाइट अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पर ये जो पुतली है इसका आकार छोटा या बड़ा होता रहता है, डिपेंड करता है कि हमारे आसपास प्रकाश कितना है। अगर हमारे आसपास प्रकाश बहुत ज़्यादा है तो फिर इस पुतली का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, और अगर हमारे आसपास प्रकाश बहुत कम है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है, डार्क है, हमारे आसपास चीज़ें साफ साफ नहीं दिख रही हैं, तो फिर पपिल जो है, जो पुतली है, उसका आकार बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में जाएं और हम देख पाएँ। अब इस पुतली का आकार छोटा या बड़ा कैसे होता है? ये परितारिका आइरिस की मदद से होता है। परितारिका मसल्स की बनी हुई होती हैं, ये जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाई गई हैं। ये ज़रूरत के हिसाब से एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फैलती हैं या सिकुड़ती हैं। जब ये फैल जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, तो जो पपिल है, पुतली है, वो छोटी हो जाएगी और कम प्रकाश आंखों में जाएगा। और जब पुतली को बड़ा होना आवश्यक होगा, ऐसे में परितारिका जो है वो सिकुड़ जाएगी और पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा और पर्याप्त रोशनी आंखों में जा पाएगी। यहाँ से आगे जब रोशनी या प्रकाश आगे बढ़ता है तो फिर इस क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलीय लेंस से टकराता है। ये क्रिस्टलीय लेंस आप देख पा रहे होंगे जो कि फोटो में ब्राउन कलर का दिखाया गया है। ये जेली लाइक पदार्थ का बना होता है, प्रोटीजनस सब्सटेंस का बना होता है, प्रोटीन और जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है। यह क्योंकि उत्तल लेंस है, आप देख पा रहे होंगे, जब प्रकाश की किरणें यहाँ तक पहुँचती हैं तो ये उनका अपवर्तन करके उनको इस सतह पर, जो ब्लू कलर से आपको ये एक सर्कल टाइप का दिखाया गया है, दृष्टिपटल कहते हैं इसको, रेटिना पर जाकर प्रकाश की किरणों को मिला देता है और वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो एक बार फिर से, सामने कोई भी वस्तु से आने वाला प्रकाश श्वेत मंडल पर जाएगा और वहाँ पर अपवर्तित हो जाएगा, आगे पुतली से होता हुआ क्रिस्टलीय लेंस से भी टकराएगा और वहाँ पर फिर से उसका अपवर्तन होगा और फाइनली यहाँ पर दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और दृष्टिपटल पर जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनने पर सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सिग्नल्स इस दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क में जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हमने किस चीज़ को देखा और फिर हम उसको पहचान पाते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे नेत्र में इस जगह पर श्वेत मंडल के पीछे और यहाँ
आई बॉल को नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा रहता है, तो ये काचाभ द्रव्य होता है जो कि इस नेत्र को थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रखता है और थोड़ा सा सपोर्ट करता है, और इसी प्रकार इसके अलावा वो गोल शेप में भी रहने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो द्रव भरा होता है वो लेंस को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और आँख को ड्राई होने से रोकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे, और जो भी प्रोसेस मैंने बताई है, जो वर्किंग है, कैसे हमारी नेत्र काम करता है, और जो पार्ट्स हैं वो भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा दृष्टिपटल है, जहाँ पर प्रतिबिंब बना था, और उसकी जो सिग्नल्स हैं वो दृक तंत्रिका ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक गए थे, और ब्रेन ने पहचाना था कि हमने किस चीज़ को देखा। ये जो दृष्टिपटल है, यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो यहाँ पर ब्लू कलर से ये गोल गोल दिखाया गया, ये दृष्टिपटल रेटिना। यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोन शेप्ड यानी कि शंकु आकार की, और रॉड शेप्ड यानी कि बेलनाकार आकृति की, ठीक है। तो कोन शेप्ड और रॉड शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं। जो कोन शेप्ड होती हैं, जो इस तरीके से कोन शेप्ड होती हैं, कोन सेल्स, और कुछ इस तरीके की रॉड टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड जैसी, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये जो है ये कलर पहचानने में मदद करती हैं, ठीक है। और ये जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट कितनी तीव्र है, ये पहचानने में मदद करती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकाश है या कम प्रकाश है। ये हमें कौन बताता है, रॉड शेप सेल्स। और किस कलर की वस्तु हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं, ये कौन बताता है, ये कोन शेप सेल्स बताती हैं, ठीक है। अगर किसी की जो रेटिना में कोन शेप्ड सेल्स अच्छे से काम नहीं करती, तो वो फिर अच्छे से कलर्स को पहचान नहीं पाता, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की रेटिना में रॉड शेप्ड सेल्स अच्छे से काम नहीं करती, तो फिर वह ये नहीं पहचान पाता है कि कितना प्रकाश है, ज़्यादा प्रकाश है हमारे आसपास या कम प्रकाश है, तो फिर इसको जो है लाइट की इंटेंसिटी अच्छे से नहीं पहचान पाएगा वो व्यक्ति, ठीक है। तो ये हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो अपना आई लेंस है, ये जो आई लेंस है, इसमें एक खास क्षमता होती है कि हमारे आंखों के सामने जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं, कुछ हमारे पास होती हैं, कुछ दूर होती हैं, अलग अलग दूरी पर होती हैं, ठीक है। तो नेत्र के सामने जो वस्तुएं रखी होती हैं वो अलग अलग दूरी पर होती है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पर स्थित, कोई वस्तु यहाँ पर स्थित होगी, तो कोई वस्तु यहाँ पर स्थित होगी, अलग अलग दूरी पर होती हैं, पर हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। और अभी हमने प्रकाश चैप्टर जब पढ़ा था, तब हमने देखा था कि अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब अलग अलग दूरी पर बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वस्तु हमसे कितना भी दूर रखी हो, पर उसका प्रतिबिंब हमेशा इस क्रिस्टलीय लेंस, उत्तल लेंस जो है, इसके पीछे रेटिना पर ही बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी इतनी ही रहेगी, ठीक है, वस्तु की दूरी चाहे कितनी भी हो जाए। अब आप ये सोचिए, ऐसा कैसे संभव हुआ, वस्तु चाहे कहीं पर भी रखा हो, उसका प्रतिबिंब यहीं पर ही बनेगा, ऐसा कैसे संभव होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये पश्चमाभी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स, पश्चमाभी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स, जो इस लेंस को होल्ड करके रखा है, जिन्होंने यहाँ पर लैंड को, जो लेंस है उसको पकड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो पश्चमाभी पेशियाँ हैं, ये मस्कुलर होती हैं, और ये अपने आकार को स्ट्रेच या एलोंगेट करती हैं, ये खुद को सिकोड़ती हैं या फैलाती हैं, और ज़रूरत के आधार पर इस लेंस का जो आकार है, जो आकृति है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जब हम दूर की वस्तु को देख रहे होते हैं, तो हमारे आई लेंस का जो आकार है इस तरह का होता है, और जब हम पास की वस्तु को देख रहे होते हैं, तब जो हमारा आई लेंस है वो कुछ इस तरह होता है, फूला फूला, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर जो लेंस है, ये इसका जो फोकस दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, पर इसकी जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। और जब हम पास में रखे हुए किसी भी वस्तु को देखेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं इसका गोला छोटा बनेगा, तो इसकी फोकस दूरी कम होगी और इसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। अब ये शेप में जो चेंज आया है, ये कौन करेगा, ये पश्चमाभी पेशियाँ करती हैं, ठीक है। तो पास स्थित या दूर स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन पाए, इसके लिए क्रिस्टलीय लेंस को अपना आकार थोड़ा सा बदलना पड़ता है,
व्यवस्थित करना पड़ता है, जो कि पश्चमाभी पेशियों की सहायता से हो पाता है। जब हम दूर स्थित वस्तु को देख रहे होते हैं तो जो लेंस है वो थोड़ा सा कम वक्र होता है, हल्का सा पतला होता है और इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है और क्षमता कम होती है। जब हम पास स्थित वस्तु को देख रहे होते हैं तो लेंस थोड़ा फूला फूला होता है, बीच में मोटा होता है और ज़्यादा वक्राकार होता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, वक्रता ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि क्षमता बढ़ जाती है और ये पास स्थित वस्तु को भी आसानी से उससे आने वाली किरणों को मिलाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना पाता है। तो यह क्षमता, लेंस की यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है, आगे आप देखेंगे। और ये कैसे संभव हो पाया? पश्चमाभी पेशियों की सहायता से। तो आप आँख के बारे में ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको ही अभी स्लाइड में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हो वो यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं। श्वेत मंडल या फिर कॉर्निया, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है, ये आपको बताया था मैंने अभी। नेक्स्ट लेंस लिखा हुआ है, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। जैसा कि आपको भी बताया कि लेंस के सामने वस्तु कितनी भी दूरी पर रखी हो, ये उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाएगा, अपनी फोकस दूरी को या अपनी क्षमता को व्यवस्थित करके। किसकी सहायता से? पश्चमाभी पेशियों की सहायता से ये अपनी क्षमता या कहें कि फोकस दूरी को व्यवस्थित कर लेता है और लेंस की यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। अगला आगे लिखा हुआ परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। गहरा मतलब डार्क कलर का पेशियों का बना हुआ डायफ्राम, एक जो है एक तरीके से विंडो जैसी होती है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पपिल के आकार को छोटा या बड़ा कर देता है। मैंने आपको बताया कि जब हमारे आसपास रोशनी ज़्यादा होगी, प्रकाश ज़्यादा होगा, तो जो परितारिका है वो खिंचकर लंबी हो जाएगी और पपिल जो है, जो पुतली है, वो छोटी हो जाएगी ताकि कम रोशनी जाए, कम प्रकाश जाए और आंखों को नुकसान ना हो। और जब हमारे आसपास कम रोशनी होगी, कम प्रकाश होगा, तो फिर जो परितारिका है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी और बीच का जो आकार है, आँख में जो पुतली का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर फोटो बनाऊं तो आप देखिए इस तरीके से सामने से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ ये परितारिका है और बीच जो छोटा सा जो होल है वो पुतली है। अब मान लीजिए बाहर रोशनी कम है तो क्या होगा, तब कैसी स्थिति होगी? तब पुतली का आकार बड़ा होगा और परितारिका इस तरीके से सिकुड़ चुकी होगी। दोनों में आप अंतर देखिए, इस वाले में जो पुतली है वो छोटी है, परितारिका थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है, और इस वाले में जो पुतली है वो बड़ी है, पुतली का आकार बड़ा है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। और इसमें जो परितारिका है वो थोड़ा सा सिकुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पुतली है, बीच में छोटा सा होल है जहाँ से रोशनी अंदर जाती है, वो छोटी या बड़ी उसका आकार हो पाता है परितारिका की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है रेटिना। रेटिना जो पीछे एक झिल्ली थी, जो लेयर थी, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करते हैं। जैसा कि हमने बात करी अभी कि कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर यानी कि उस स्क्रीन पर बनेगा और वहाँ पर जो कोन शेप्ड और रॉड शेप्ड सेल्स होंगी, कोशिकाएं होंगी, वो सिग्नल्स जनरेट करेंगे जो कि दृक तंत्रिका से होते हुए ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक जाएंगे और फिर मस्तिष्क जो है जज करेगा कि हमने क्या देखा, ठीक है। चलिए, तो ये जो हम लोग पीछे बात कर चुके थे उसी के बारे में लिखा हुआ था। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर एक फोटो बनी हुई है, अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो परितारिका, पुतली, कॉर्निया, यहाँ पर ये चाप द्रव भरा हुआ है, दृक तंत्रिका। यहाँ पर ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर रेटिना नहीं होती है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व दृक तंत्रिका जारी होती है। तो इस पॉइंट पर अगर कभी भी प्रतिबिंब बना, इमेज बनी, तो वो हमको दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसको अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। ये दृष्टि पटल या रेटिना है। क्रिस्टलीय लेंस आपको दिख रहा है, पश्चमाभी पेशियां जो लेंस को पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पीछे के जो पार्ट्स है उसको एक बार फिर से रिव्यू करा गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देखिए
हमारी आंख के सामने हम किस दूरी से आगे स्पष्ट देख पाते हैं और कहाँ तक देख पाते हैं, उसको लेकर इस स्लाइड में बताया गया है। तो मैं इस तरीके से अगर खड़ा हो जाऊं तो मेरी आंख के सामने यहाँ पर आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कुछ भी रखा होगा, मैं तो चश्मा लगाया हुआ हूँ, इसका मतलब मेरी आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी तो भी चश्मा लगाया हूँ, उस पर हम बात करेंगे अभी इसी चैप्टर में ही। जो स्वस्थ आंखें होती हैं उनके लिए अगर हम बात करें, यानी कि जब आप बिना चश्मे के देखेंगे, तो जब आप बिना चश्मे के देखेंगे तो आपकी आंखें अगर स्वस्थ होंगी तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु को आप स्पष्ट देख पाएंगे और उससे आगे फिर आप जहां तक वस्तु रखी है स्पष्ट देख पाएंगे। तो वह सबसे निकटतम बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उसे हम निकट बिंदु कहते हैं या नियर पॉइंट कहते हैं, और वो हमारी आंख से कितना दूर होता है, 25 सेंटीमीटर दूर होता है। और फिर आगे जहां तक आप देखेंगे, अगर कोई रुकावट नहीं है, बीच में कोई अवरोध नहीं है, तो आप अनंत दूरी तक स्पष्ट देख पाएंगे अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो। ठीक है, तो दो टर्म है यहाँ पर, एक है फार पॉइंट, एक है नियर पॉइंट। तो हमारी आंखों का जो नियर पॉइंट है, स्वस्थ आंखों का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर कम से कम वस्तु होनी चाहिए, तब आपको स्पष्ट दिखाई देगी। दिखाई तो आपको पास में रखने पर भी हो जाएगी, पर स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। स्पष्ट दिखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए, और कहाँ तक, फिर अनंत दूरी तक हम देख पाएंगे। तो सबसे दूरतम बिंदु जहाँ तक आप स्पष्ट देख सकते हैं वो अनंत दूरी पर है। तो जो हमारा फार पॉइंट है, जो दूर बिंदु है, वो कहाँ है, अनंत दूरी पर, और जो नियर पॉइंट है वो कहाँ है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। आगे कहा गया है, जो मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है, देख लें आप, पॉइंट्स पढ़ लें। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। निकट बिंदु की अगर हम बात करें तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई भी वस्तु बिना तनाव के देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब एक काम करिएगा, आपके पास पेन होगा, पेन में स्टिकर वगैरह लिखा होता है या नाम लिखा होता है पेन का। ठीक है, तो अब क्या करिए, आप उस पेन को अपने पास लेकर आइए इस तरीके से। जब आप उसको अपने पास लेकर आएंगे तो 25 सेंटीमीटर पर जब वो आपसे होगा, आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तब तक वो आराम से आपको दिख पाएगा। फिर उसके बाद जब उसको और करीब आप लाएंगे तो आपको ये तो पता होगा इसमें कुछ लिखा है, लेकिन वो धुंधला दिखने लग जाएगा और आपकी आंखों पर तनाव भी पड़ने लग जाएगा। क्योंकि जब आप पास रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें काफ़ी बिखर रही होती हैं और उनको एकत्रित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए अभिनेत्र लेंस को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ती है, इसीलिए वो काफ़ी वक्र हो जाता है पश्चमाभी पेशियों की सहायता से। पर अगर आप 25 सेंटीमीटर से भी पास में रखेंगे वस्तुओं को तो फिर उन वस्तुओं से बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई प्रकाश की किरणें आएंगी और उनको एकत्रित करके रेटिना पर मिला पाना और प्रतिबिंब बना पाना मुश्किल काम होता है। इसलिए आपको स्पष्ट नहीं दिखता और इतना जो है चेंजेस कर पाना फोकल लेंथ में थोड़ा सा मुश्किल काम होता है पश्चमाभी पेशियों के लिए, क्योंकि फिर जो हमारा अभिनेत्र लेंस है वो डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास में जब वस्तु आ जाती है तो उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कहा गया है किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो निकट बिंदु हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो है कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे समंजन क्षमता बताया गया है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पश्चमाभी पेशियों द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है, एडजस्ट की जाती है। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को ही इन स्लाइड्स में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दृष्टि दोष, हमारी जो स्वस्थ आँख होती है वो किस तरीके से देख पाती है, ये आपने भी पढ़ा। पर हम लोग की आँखों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिनको हम आई डिफेक्ट कहते हैं या दृष्टि दोष कहते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार के और कौन से दृष्टि दोष हमारी आँख में आ सकते हैं। सिलेबस में जो है वो ये 5 हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जब आप मेडिकल साइंस आगे पढ़ेंगे, बायोलॉजी लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब आपको वो पढ़ने को मिलेंगे। पर फिलहाल अभी 10th के लिए आपको ये 5 आई डिफेक्ट्स दृष्टि दोष पता होने चाहिए। मोतियाबिंद दृष्टि वैषम्य, मोतियाबिंद को कैटरैक्ट कहते हैं, दृष्टि वैषम्य को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया, दूर दृष्टि दोष जो है यानी कि
फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, एंड देन जरा दूरदृष्टिता, ये वृद्धावस्था का एक डिफेक्ट है। जरा मीन्स वृद्धावस्था, तो ओल्ड एज में ये हो जाता है और इसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। यह एक सामान्य आंखों की समस्या है जिसमें आंखों के लेंस का धुंधलापन या अस्पष्टता हो जाती है, यानी आंखों का जो लेंस है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है या अस्पष्ट हो जाता है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता। इसके कारण दृष्टि में कमी आती है और व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है। वैसे हमारा जो आई लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होगा, उससे आसानी से आर पार प्रकाश की किरणें जा पाएंगी, पर जब ये धुंधला हो जाएगा या अस्पष्ट हो जाएगा तो फिर हम स्पष्ट तौर पर नहीं देख पाएंगे। ऐसा कैटरैक्ट में हो जाता है। और ठीक कैसे होगा? ये सर्जरी के द्वारा ठीक होगा। ओके, आगे बढ़े। अगला जो डिफेक्ट है वो एस्टिग्मेटिज्म है दृष्टि वैषम्य। इसमें आंख की कॉर्निया की सतह असमान हो जाती है जिससे वस्तुएं धुंधली या विकृत दिखाई देती हैं। यानी जो कॉर्निया है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, वो इर्रेगुलर हो जाएगी, असमान हो जाएगी, और ऐसे में हम अपने सामने रखी हुई वस्तुओं को प्रॉपरली 3 डायमेंशनल व्यू उनका सही से हमको नहीं मिल पाएगा, सभी डायरेक्शन सही से नहीं देख पाएंगे हम। ऐसा दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये दोनों दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इनको बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है। और ये जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पास एनसीईआरटी है उसमें भी ये होगा, जो भी बुक आपके पास होगी उन सभी में ये होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ये देखने वाले हैं कि ये डिफेक्ट क्या है, कैसे हो जाता है और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही। बाकी नाम मैंने आपको 5 बता दिए, पर ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो ये 2 हैं। ठीक है, कहा गया है निकट दृष्टि दोष, जैसा कि इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट का हमको स्पष्ट दिखाई देगा, पास रखी हुई वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देंगी, किताब अखबार हम आसानी से पढ़ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी हुई वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। जैसे कि अगर टीचर को ये डिफेक्ट हो जाता है तो वो अगर चश्मा नहीं लगाया हुआ है तो पास का तो उसको दिखाई देगा, पर सबसे लास्ट सीट पे जो बच्चे बैठे होंगे वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे, वो शैतानी कर रहे हैं, लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा स्पष्ट तौर पर। या अगर उल्टा बोले, अगर सबसे पीछे कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसको ये निकट दृष्टि दोष है, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, तो उस बच्चे को अपनी बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी बुक या कॉपी पढ़ पाएगा, पर सामने ब्लैक बोर्ड पर क्या बताया जा रहा है, टीचर क्या बता रहा है, वो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ये मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है या निकट दृष्टि दोष है, जिसमें निकट का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिख पाता है। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे वो हमको देखना है। अब ये हो क्यों जाता है पहले तो ये देख लें, फिर इसको करेक्ट करेंगे। कहा गया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता अगर अधिक हो जाती है, जैसे हमारा अभिनेत्र लेंस सामान्यतः ऐसे होता है, और अगर वो कुछ इस तरीके से ज़्यादा वक्रता आ जाए, उसमें अगर ज़्यादा वक्र हो जाए, तो जब ज़्यादा वक्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, इसकी पावर ज़्यादा होगी और इसकी पावर कम होगी। ज़्यादा पावर हो जाने से, ज़्यादा क्षमता हो जाने से क्या होगा, वो दूर जो वस्तुएं रखी हैं उनसे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको पहले ही मिला लेगा, रेटिना तक पहुँचने ही नहीं देगा, पर प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनेगा तभी हम देख पाएंगे। तो यहाँ जो निकट दृष्टि दोष है इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जो पास में वस्तुएं रखी वो तो हमें दिखती है, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दिख रहा है उसके बारे में डिस्कस भी क्या करना, जो नहीं दिख रहा है, जहाँ की प्रॉब्लम हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। कि दूर से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं जिनको एकत्रित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखिए अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये इनको पहले ही मिला दिया, ये देखिए यहीं पर मिल गई है। अब यहाँ मिल गई पर रेटिना तो पीछे है ना, दृष्टिपटल तो पीछे है, तो फिर कैसे दिखाई देगा, दिखाई ही नहीं देगा। फिर ये बोल रहे हैं कि हमको अनंत दूरी का नहीं दिखता है, कुछ मीटर्स या कुछ सेंटीमीटर्स तक का दिखता है। ठीक है, मान लीजिए इसको यहाँ तक का दिखता है, जैसे 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर कुछ भी सर्टेन दूरी तक का दिखता है, अनंत दूरी का नहीं दिखता। ठीक है, जहाँ तक का दिखता है उसके पीछे इसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो उसने बोला कि अनंत दूरी से अगर प्रकाश की किरणें आ रही है तो भाई वो पहले ही मिल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, लेंस की वक्रता अधिक होने के कारण। या दूसरा कारण बोल सकते हैं कि लेंस का जो आई का जो गोलक है, आई बॉल है जो, वो बड़ी हो जाए। 2 कारण, पहला लेंस का काफ़ी वक्र हो जाना, लेंस की जो क्षमता है उसका बढ़ जाना।
तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो पहले मिला सकता है, या लेंस का गोलक जो आई बॉल है वो बड़ी हो जाए, ये बड़ी हो जाएगी यानी रेटिना पीछे की तरफ हो जाएगी, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फिर भी प्रतिबिंब पहले बन जाएगा और हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसे में भी स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। और कहा गया इसको ठीक हम कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे समझिए कि ये जो लेंस है अगर ये प्रतिबिंब को पहले ही बना दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक उल्टा लेंस लगा देंगे। तो उत्तल लेंस हमारी आंख में होता है, हम उसका उल्टा अवतल लेंस लगा देंगे। वो क्या करेगा, अनंत दूरी से जो प्रकाश की किरणें आ रही थी उनको थोड़ा सा दूर दूर कर देगा, थोड़ा सा जो है अपसरित कर देगा, ठीक है, दूर दूर कर देगा और फिर बिखेर देगा, कहने का मतलब। और तब फिर वो जाकर जब उत्तल लेंस से गुजरेंगी तो रेटिना पर ही मिलेंगी। पर ध्यान हमें यहाँ ये रखना है कि ये जो अवतल लेंस लगा रहे हैं वो जरूरत से ज़्यादा ना बिखेर दे। अगर कहीं बहुत ज़्यादा बिखेर दिया कि फिर हमारा आंख का जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर मिला ही नहीं पाया, कहीं पीछे जाके मिली तो फिर भी प्रॉब्लम है, फिर नहीं दिखाई देगा। यानी कि हमें ये जो अवतल लेंस लगाना है वो एक उचित क्षमता का लगाना है। जैसे किसी को हो सकता है 100 सेंटीमीटर के बाद ना दिख रहा हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसको हो सकता है कि 500 सेंटीमीटर तक का दिख रहा हो, उससे आगे ना दिख रहा हो, तो दोनों व्यक्ति बराबर पावर का तो चश्मा नहीं लगाएंगे। दोनों के चश्मे में अवतल लेंस ही लगेगा क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा है, ये पक्की बात है। पर एक को 100 सेंटीमीटर के आगे नहीं दिखता, यानी कि 100 के आगे इसको धुंधला दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और किसी को 500 सेंटीमीटर तक का दिखता है, उसके आगे नहीं दिखाई देता है, तो उसको थोड़ी सी कम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है ही उसको भी, दोनों को ही यही चश्मा जो है अवतल लेंस वाला चश्मा लगेगा। तो निश्चित तौर पर दोनों को निकट दृष्टि दोष है और हम कैसे सही करेंगे, अवतल लेंस लगाकर। पर दोनों को अलग अलग पावर का चश्मा लगेगा और दोनों के चश्मे में जो लेंस होगा वो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और क्षमता भी ऋणात्मक होती है, तो दोनों का माइनस पावर में जो है चश्मा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो आंख है हमारी, जो नेत्र है, उसका दूर बिंदु यहाँ तक है, यानी मान लो कुछ सर्टेन 200-300 सेंटीमीटर तक जहाँ तक का दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पर है। अनंत दूरी से अगर प्रकाश की किरणें आई तो वो पहले ही मिल जाएंगी, तो नहीं दिख रहा है, तो हम लेंस लगाएंगे इससे उल्टा। ये पहले ही मिला दे रहा है ना, ज़्यादा क्षमता दिखा रहा है अपनी, तो हम इससे उल्टा लेंस लगा देंगे। ये लाइट रेज को थोड़ा बिखेर के भेजेगा और इतना बिखेरे कि फिर ये लेंस उसको रेटिना पर ही मिला पाए, बस हो जाएगा काम, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको जो है फिर अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को भी देख पाएंगे। तो ये जो करेक्शन है जो हमने ठीक किया है, दूर की चीज़ों को भी देख पाएंगे अच्छे से, उसके लिए हमें हमारा जो चश्मा होगा उसमें ये आई लेंस ये लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान इस बात का रखिए कि बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा इस वजह से होता है। हम ठीक कर सकते हैं इसको उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाकर, उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाकर, और ये फोटो बनानी होगी। ध्यान इस बात का रखना है कि ये जब फोटो आप बनाएंगे तो बिल्कुल एक के नीचे एक ही बनाना है आपको, ठीक है। ये फोटो एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, आपके पास कोई भी बुक हो सब में होंगी, ठीक है। कोशिश करिए कि टेक्स्ट बुक से पढ़ा करें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे एंड टाइम में क्वेश्चन बैंक बुक से पढ़ने लग जाते हैं। बेटा क्वेश्चन बैंक बुक जो होती है वो केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए होती है। जो बच्चे थ्योरी पूरी पढ़ चुके होते हैं, चैप्टर समझ चुके होते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के लिए होती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई करेंगे तो फिर उससे तो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी ना, क्योंकि सब टॉपिक से क्वेश्चन तो नहीं आते, पर आपको आने तो सारे टॉपिक चाहिए। तो इसलिए टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करें, या आपके टीचर जो आपको नोट्स बनवाते हैं आपके स्कूल में या आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हो, नो मैटर, आपके जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करे हो उन नोट्स से पढ़ें। यानी कि पूरी थोरो स्टडी आपको नोट्स के द्वारा या टेक्स्ट बुक के द्वारा करनी है। पर इस वीडियो से हम या इस वीडियो सीरीज से हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को थोरोली डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यदि आपने टेक्स्ट बुक से नहीं भी पढ़ा है तो भी आप थोरोली पूरा चैप्टर इस 1-1.5 घंटे का जो भी क्लास बन रहा है, या अगर लंबा हो गया तो 2 घंटे भी जा सकता है, उससे आप पूरा चैप्टर थोरोली समझ जाएंगे। और अगर आपने कहीं पर भी कोचिंग नहीं पढ़ी है या आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। पूरे थोरोली नोट्स बना लीजिए और फिर उनको 2-4 बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाए। जब थ्योरी आपके दिमाग में रहेगी तो जब भी प्रश्नोत्तर आपके सामने आएंगे तो आप उत्तर लिख पाएंगे कि हाँ ये थ्योरी बताई गई थी हमको कि निकट दृष्टि दोष है, तो व्यक्ति को कैसे लेंस की आवश्यकता होगी चश्मे में, ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इंग्लिश में। और इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का साफ साफ दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति
दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। यानी 25 सेंटीमीटर की बात हुई थी कि हमको 25 सेंटीमीटर का दिखाई देगा स्पष्ट आंख को, मुझे नहीं, मैं तो खुद ही चश्मे लगाया हूँ। तो अगर कोई स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति होगा तो 25 सेंटीमीटर का उसको स्पष्ट दिखाई देगा। पर अगर किसी व्यक्ति को 25 का भी ना दिखाई दे, 30 पर या 35 पर रखी हुई वस्तु या 40 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, इसका मतलब इसको 25 का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसको प्रॉब्लम है, आई डिफेक्ट है, पास की चीजें नहीं दिख पा रहा है, तो इसको पास की नहीं दिख रही है, ठीक है, और दूर की दिख रही हूँ। तो क्योंकि दूर की साफ साफ दिख रही है इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष या लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। अब ये पास की चीजों को नहीं देख पा रहा है, ठीक। जैसे 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी तो उससे आने वाली प्रकाश की किरण ये एकत्रित करके रेटिना पर प्रतिबिंब ही नहीं बना पा रहा, पीछे मिला पा रहा है जाके। अब यार पीछे मिलेंगी तो पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो थोड़ी ना हमको दिखाई दे पाएगा, हमको तो तभी दिखेगा जब रेटिना पर प्रतिबिंब बने। तो ये 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बना ही नहीं पा रहा है, फिर ये कहाँ का बना पा रहा है, 25 से दूर कहीं 30 या 35 या 40 जहाँ पर भी, वो डिपेंड करता है कि आपकी आंखें कितनी वीक हो गई है, कितना डिफेक्ट हो गया है। अगर 25 का नहीं दिख रहा, आपको 27 का दिख रहा है तो भी आपको डिफेक्ट तो है ही, बहुत मामूली सा सही पर डिफेक्ट तो है ना। तो इसको 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, और 25 से पीछे कहीं मान लो 30 पर जो वस्तु रखी वो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ प्रॉब्लम समझिए कि ये जो लेंस है बेचारा प्रकाश की किरणों को रेटिना पर मिला ही नहीं पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं कि यह दोष हो क्यों रहा है। अविनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना यानी क्षमता का कम हो जाना। जब फोकस दूरी बढ़ती है तो क्षमता कम हो जाती है, आपको पता होगा P और F एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता कम हो जाएगी, और जब क्षमता कम हो जाएगी तो ये प्रकाश की किरणों को अच्छे से जो है अपवर्तित नहीं कर पाएगा, ज्यादा मोड़ नहीं पाएगा, और तब फिर क्या होगा कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, यानी कि इसकी क्षमता कम हो गई। तो अब हम इसकी मदद करेंगे और इस जैसा ही एक और लेंस चश्मे में लगाएंगे। चश्मे में भी उत्तल लेंस लगा लेंगे, और वो उत्तल लेंस कुछ जैसे यहाँ पर रखी हुई जो वस्तु दिखती है स्पष्ट तौर पर, पास में रखी हुई नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो पास में रखी हुई वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आ रही होंगी उनको कुछ हद तक थोड़ा सा अपवर्तित करेगा ये हमारा चश्मे वाला उत्तल लेंस, यानी कि कुछ उनको पास पास बुलाएगा। जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को पास पास लाता है, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा काम ये हमारा जो आंखों का जो लेंस है जो कर रहा था वो करेगा, और फिर दोनों मिलकर कुल मिला के प्रकाश की किरणों को रेटिना पर मिला पाएंगे और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा और हम देख पाएंगे। यानी कि जो हमारा आंख का लेंस था उसकी क्षमता कम हो गई थी, हमने उसकी मदद करी उसी जैसा एक और लेंस लगाकर। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि फोकस दूरी का बढ़ जाना या क्षमता का कम हो जाना, इस वजह से ये डिफेक्ट होता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा बोल सकते हैं कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, कि भैया लेंस तो हमारा सही था पर जो हमारी आंख का ये जो आई बॉल थी यही छोटी हो गई। अब ये कैसे हो सकती है, ये किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, ठीक है, तो इस वजह से हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। इन दोनों जो रीजंस को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, हमने कैसे किया, निवारण कैसे किया वो आपने देख ही लिया। उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगाकर, ध्यान ये रखना उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगाना है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है सबको बराबर बराबर वीकनेस हुई हो आंखों में, किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकती है। तो अलग अलग क्षमता का जो है लेंस आपको लगाना होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिए जिसको दूरदृष्टि दोष होगा या हाइपरमेट्रोपिया होगा उसको दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। तो पास का देखने के लिए हमको क्या करना होगा, स्पष्ट दिख जाए इसलिए उत्तल लेंस लगाना होगा। और क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसकी जो पावर है वो भी धनात्मक होगी। तो जिस व्यक्ति को ये वाला डिफेक्ट होगा उसके चश्मे में कौन सा लेंस होगा, ये वाला लेंस होगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। बोर्ड में ये सवाल भी आता है लॉन्ग में कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, किस वजह से होता है, कैसे हम उसको ठीक करेंगे। और ये डायग्राम आप प्रॉपर ये पूरा स्लाइड में जितना है बस इतना ही लिख के आना है आपको, एक के नीचे एक, पहले डेफिनेशन, देन रीजन, देन कैसे हम ठीक करेंगे, एंड देन डायग्राम से एक के नीचे एक, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से एक के नीचे एक आप बनाएंगे। डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी से या अपनी बुक से भी देख सकते हैं, या आपके नोट्स में जो आपके सर ने बनाए हो आप वो भी देख सकते हैं, सब ठीक है। बट प्रॉपर आपने बनाए हो, अगर आप नहीं बना पाते, बहुत बच्चे मैंने देखा है कि डायग्राम सही से बना नहीं पाते, तो फिर आप सीधा सा एनसीईआरटी से जाइए, उसका डायग्राम देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही आपको बना देना है, या स्लाइड में भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जरा दूरदृष्टिता। जरा मीन्स ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो जब कभी भी वृद्धावस्था में देखते हैं ये डिफेक्ट होता है तो क्या होता है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यानी कि जो हमारी पश्चिमाभी पेशियां हैं फिर अच्छे से हमारा जो आई लेंस है उसके आकार को व्यवस्थित नहीं कर पाती, उसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा व्यवस्थित नहीं कर पाती। तो अधिकांश व्यक्तियों का जो निकट बिंदु है वो दूर हट जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर जो चीज़ें दिख रही थी वो नहीं दिखती, फिर वो 30 या 35 पर
जो चीजें रखी वो दिखती है, यानी पास की चीजें सही से नहीं दिखती, यानी कि ये भी दूर दृष्टि दोष की तरह ही है, दीर्घ दृष्टि दोष की तरह ही है, पर ये ओल्ड एज में होता है। तभी आपने देखा होगा ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, वो पढ़ने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करते हो कि पास से आने वाली जो पास में जो वस्तुएं रखी हैं उनसे आने वाली प्रकाश की किरणें काफ़ी बिखरी बिखरी होती हैं और उनको मिलाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में, तो इसलिए वो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। और आप बताइए दीर्घ दृष्टि दोष की तरह ही है ये, तो इसमें भी चश्मे में जो लेंस लगेगा वो कैसा लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ये पश्चिमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल हो जाने के कारण होता है। ठीक है, और इसको भी हम उत्तल लेंस लगाकर ठीक कर पाएंगे। दीर्घदृष्टि दोष की तरह ही है, बस ये वृद्धावस्था में होता है। आगे कहा गया है कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को दूर का भी स्पष्ट नहीं दिख रहा और पास का भी स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो अगर दूर का भी स्पष्ट नहीं देख पा रहा है यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है, पर वो निकट का भी स्पष्ट नहीं देख पा रहा है यानी उसको दूर दृष्टि दोष है, यानी कि उसको दोनों ही डिफेक्ट हो गए। तो अगर किसी व्यक्ति की आंखों में दोनों डिफेक्ट है, ना पास का देख पा रहा है अच्छे से, ना ही दूर का देख पा रहा है अच्छे से, तब फिर क्या करेगा, उसके चश्मे में कुछ इस तरह की स्थिति होगी। ऊपर का जो हिस्सा होगा चश्मे का, ऊपर का हिस्सा वो तो कॉनकेव लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, और जो नीचे का हिस्सा होगा वो कॉन्वेक्स होगा यानी कि उत्तल लेंस होगा। तो नीचे का हिस्सा उत्तल लेंस ताकि हम पास का देख पाएं और ऊपर का हिस्सा अवतल लेंस ताकि हम दूर का स्पष्ट देख पाएं। ऐसा कब होगा, जब हमारी आंखों में दोनों डिफेक्ट होंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। द्विफोकसीय लेंसों का प्रयोग तब करना होगा। यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि हमारी दो आँखें होने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर हमारी एक ही आँख होगी तो हम अपने सामने 150 डिग्री 150 अंश के कोण तक जो चीज़ें रखी होंगी उतना ही एरिया हम देख पाएंगे। जैसे अगर हमारी ये वाली आँख नहीं होगी तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का देख पाएंगे, ये 150 डिग्री बनेगा। और अगर हमारी ये वाली आँख नहीं होगी तो फिर हम यहाँ से लेके इधर तक का देख पाएंगे, ये 150 डिग्री दिख पाएगा। तो दोनों आँखें होने से क्या होता है, अब 150 प्लस 150 300 मत कर लेना, पर 180 डिग्री का ही दिखेगा। और क्या फ़ायदा होगा कि दोनों आँखों से जो हम प्रतिबिंब बना रहे होंगे, जो हमारी रेटिना पर बन रहा होगा, वहाँ से सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन दोनों प्रतिबिंबों की इन्फॉर्मेशन को मिलाएगा और तब हमको जो है पता चलेगा कि हमने जिस चीज़ को देखा वो स्पष्ट तौर पर कैसी है और उसके बारे में क्लियर डिटेल्स हमको मिल पाएंगे। काम तो एक आंख से भी चल जाएगा, पर दोनों आंखों से जब हम देखते हैं तो दोनों आंखों का जो प्रतिबिंब है उसकी सूचना ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन इंटरप्रेट करके हमको ज़्यादा स्पष्ट तौर पर बता पाता है हमने क्या देखा। इसके अलावा कुछ जीवों में जो आंखें होती हैं वो कुछ इस लोकेशन पर होती है, एक इधर और एक इधर, तो वो अपने आसपास का ज़्यादा क्षेत्र देख पाते हैं और ज़्यादा अलर्ट रह पाते हैं। अब कोई अगर उनका शिकार करने आ रहा होता है तो वो खुद को बचाकर आसानी से भाग जाते हैं। तो उनकी यहाँ पर जो आंखों की पोजीशन होती है वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चैप्टर के अगले हिस्से पर बढ़ रहे हैं और जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक की जो चीज़ें थी ह्यूमन आई से रिलेटेड वो आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कमेंट में बता दूंगा। प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन, यानी प्रिज्म से जब प्रकाश टकराता है तो किस प्रकार से उसका अपवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है और अपवर्तन हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। प्रिज्म एक पारदर्शी मटेरियल से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि कांच से या फाइबर से बना हो सकता है, जनरली कांच से बना होता है। और ये किस प्रकार का होता है कि आपको सामने से एक ये त्रिभुज जैसे आकार का दिखेगा, पीछे से भी त्रिभुज जैसे आकार का दिखेगा, और साइड में क्या होते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल हो गया, ये हम लोग की साइड और ये पीछे की साइड, और इसको अगर हम यहाँ जोड़ दें, ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रिज्म बनता है। ठीक, पीछे आपको एक त्रिभुज आकार की सतह दिख रही होगी, आगे आपको एक त्रिभुज आकार की सतह दिख रही होगी, और इधर एक आयताकार, इधर नीचे आयताकार और एक साइड में आयताकार। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 5 सतह हैं, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार जो है सतह यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। तो ये
प्रिज्म होता है कांच का बना हुआ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपवर्तन देखेंगे कैसे होगा। प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म का कोण क्या होता है? प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। जैसे एक बार मैं फिर से अगर वही डायग्राम बनाऊं, तो यहां पर आप देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर सतह आपको दिख रही है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ये वाली, ठीक, और एक इधर, ठीक है, ये 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, एक तो नीचे हो गई, वो तो नीचे बेस में हो ही गई। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। सामने से आपको ट्रायंगल ही दिखाया गया, सिर्फ इतना दिखाया गया, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण कहलाता है, ठीक है। देन अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो देखिए बच्चों, जो प्रकाश की किरण है वो कुछ इधर से आएगी, प्रकाश की किरण इधर से आएगी और यहाँ पर टकराएगी, और टकराने के बाद इसमें बेंडिंग होगी और बेंड होकर उधर बाहर जाके निकलेगी, ठीक है। उसको हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। देखिए सामने से हम लोग देख रहे हैं, साइड में रेक्टेंगुलर सतह से प्रकाश की किरण टकराएगी, उसका अपवर्तन होगा और फिर फाइनली फिर अपवर्तन होगा। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर एयर होगी, वायु, ठीक है, यहाँ पर ग्लास होगी और यहाँ पर फिर एयर होगी। तो वायु, कांच और वायु, तो एक बार जब वायु से कांच में प्रकाश जाएगा तब अपवर्तन होगा, और एक बार कांच से बाहर वायु में निकलेगा तब अपवर्तन होगा। ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण इस सतह पर टकराई, यहाँ पर हमने एक अभिलंब बनाया और इसके जाने का ये रास्ता था, पर ये ऐसी नहीं जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, वायु से कांच में जा रही है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये मुड़ जाएगी, किधर? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये ऐसी जा रही थी, ऐसे मुड़ गई अभिलंब की तरफ, ठीक। अगेन अब ये भीतर क्या हो गई? अपवर्तित किरण। फिर से एक बार, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ठीक। अपवर्तित किरण जब इस दूसरी सतह से टकराएगी, फिर से सामने आपको लाइन दिख रही है, पर ये कैसी होगी? आयताकार सतह होगी, अभी बताया था मैंने पीछे डायग्राम में। अब यहाँ पर अब ये कांच से बाहर वायु में निकलेगी, क्योंकि पारदर्शी सतह से, पारदर्शी पदार्थ से ही बना होता है प्रिज्म, ठीक है। तो पार जाना है इसको, कांच से वायु में जाना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है। अब इसके जाने की रास्ता ये थी, ठीक है, पर ये ऐसी ना जाकर और अभिलंब की तरफ नहीं मुड़ेगी, किधर मुड़ जाएगी? दूर मुड़ जाएगी, तो इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइट रे आई, प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, ठीक है, ऐसी रास्ता थी, पर ये इधर अभिलंब की तरफ मुड़ गई, ठीक है। अभिलंब यहाँ पर बना है डॉट 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 करके, और ये आपकी अपवर्तित किरण जो कि ऐसे जा रही थी, वो ऐसे ना जाकर इधर मुड़ जाएगी, अभिलंब इधर है, ठीक है। ये डॉट 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 करके अभिलंब बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम थे उनको फॉलो करते हुए जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित हुई है 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ कोण हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आगे अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन कोण, ठीक है। इसके बाद जब ये प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण यहाँ जब बाहर निकलती है, तो ये जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, नॉर्मल के साथ कोण बनाती है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। मैं यहाँ पर हाईलाइट करके लिख देता हूँ, अब देख लीजिए, ये एंगल आई जो कि पहले से आप देख भी पा रहे हैं, लिखा हुआ होगा, ये एंगल आर और ये होगा एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, ठीक है, इमरजेंट रे, निर्गत किरण, ये तीनों का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये रे है आपकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है कि जो आपतित किरण की वास्तविक दिशा थी और जो बाहर निकली हुई निर्गत किरण की दिशा है, वो आप ध्यान से देखिए, ये जा रही थी ऐसी और फाइनली ऐसी हो गई, जा रही थी ऐसी और फाइनली ऐसी हो गई। तो ये जो बेंडिंग हुई है यहाँ पर, ये बेंडिंग, इसको हम कहते हैं डेविएशन, और डेल्टा से दर्शाते हैं एंगल को, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, या एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको डेल्टा से दर्शाते हैं, कुछ लोग डी से भी दर्शाते हैं, पर डेल्टा से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है, जब प्रिज्म पर एक इंसिडेंट रे गिरती है आके, तो फिर ये उसको रिफ्रैक्ट करता है, अपवर्तित करता है, ठीक है। द सेम डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, सो यू कैन गो थ्रू दैट, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें।
अब यहाँ पर एक बात और देख लीजिए ध्यान से, हाँ वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रिज्म है ये कांच का बना हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जितना ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा इसका अपवर्तनांक होगा, उतना ही ज़्यादा ये इस तरह से जाने वाले प्रकाश की किरण को मोड़ेगा। जो कम अपवर्तनांक वाला होगा वो थोड़ा मोड़ेगा, जो ज़्यादा अपवर्तनांक वाला होगा वो ज़्यादा मोड़ेगा, जो और ज़्यादा अपवर्तनांक वाला होगा वो और ज़्यादा मोड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा प्रिज्म का, उतना ही ज़्यादा विचलन कोण होगा, उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। ओके, अब यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण पड़ रही है वो किसी एक रंग की प्रकाश की किरण है। अगर यहाँ पर हम सफ़ेद रंग की वाइट लाइट रे यूज करते हैं, वाइट कलर की लाइट रे हम यूज करते हैं, तो वहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कलरफुल फिनोमिनन हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं अगली स्लाइड में। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर श्वेत प्रकाश आकर टकराया प्रिज्म से और पीछे भी मोड़ा था, यहाँ पर भी मुड़ेगा, तो ये देखिए बिखर गया अपने कंपोनेंट कलर्स में। तो ये इंपॉर्टेंट एक फिनोमिनन है कि व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। व्हाइट लाइट जो है वो कुल मिला के 7 रंगों से मिलकर बनी होती है और ये 7 रंग अलग अलग हो गए हैं। इसको हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 घटक रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। ठीक है, अलग अलग कर देगा। ये 7 रंग हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इसको ऐसे हम लिखते हैं विबग्योर से, विबग्योर, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कलर्स में आपको बता दूं, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, इंडिगो भी नीले के लिए यूज होता है, V फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे रंग अलग अलग हो गए, तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बन गया है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बन गया है। ये इस प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और फिर जब मुड़ेगी तभी ये घटना होती है। अब क्यों ऐसा हुआ, ध्यान से देखिए। अगर आप कोई एक रंग की लाइट यूज करते हैं, जैसे येलो लाइट यूज कर लेते हैं, तो वो जाती ऐसे अपवर्तित होती और निर्गत किरण के रूप में बाहर आ जाती है। पर क्योंकि आपने यहाँ व्हाइट लाइट यूज करी है, तो व्हाइट लाइट यहाँ पर आके टकराई, जब वो वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो वो मुड़ेगी, अपवर्तन होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, और जब मुड़ेगी तो उसके जो अलग अलग रंग हैं वो अलग अलग एंगल से मुड़ेंगे। क्योंकि लाल रंग को इसका अपवर्तनांक जो है वो कम फील होगा और नीले रंग को इसका अपवर्तनांक ज्यादा फील होगा, तो नीला रंग ज्यादा बेंड होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं लाल रंग कम बेंड हुआ है, नीला रंग ज्यादा बेंड हुआ है। ठीक है, तो नीला रंग सबसे नीचे है और लाल रंग ऊपर की साइड मिलेगा आपको। तो विबग्योर इधर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर कलर का जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो विबग्योर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इधर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से। ठीक है, विबग्योर जो पैटर्न है वो देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा भी है, देखिए विबग्योर आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल रंग अलग झुका है, नीला रंग अलग झुका है। इसकी वजह यह है कि अलग अलग रंग का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है और उसके आधार पर ही उसको इसका जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो अलग अलग जो है बियर करना पड़ता है और उसी अकॉर्डिंग वो जो है मुड़ता है। ठीक है, तो कोई रंग कम मुड़ता है, कोई रंग ज़्यादा मुड़ता है, इसीलिए वो अलग अलग कोणों पर मुड़े हैं और अलग अलग दिखने लग गए हैं। अगर सारे एक साथ मुड़ते तो अलग अलग नहीं दिखते, पर सारे अलग अलग तरंग दैर्घ्य के रंग हैं, इसीलिए वो अलग अलग अपवर्तित हुए हैं और अलग अलग बिखर गए हैं और सफ़ेद रंग के 7 घटक रंगों की ये पट्टी बन गई है। इसे श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग सबसे कम झुकता है और नीला रंग या जो कहे कि वायलेट रंग है जो है, बैंगनी कलर जो है वो सबसे ज़्यादा झुका है। ठीक है, तो ये जो घटना है ये इंपॉर्टेंट है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन ने देखिए क्या किया, उन्होंने एक प्रिज्म रखा और साथ में एक और दूसरा प्रिज्म रखा उल्टा, और उन्होंने जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे वही एक्टिविटी करी। और क्या, व्हाइट लाइट को देखिए यहाँ पर डाला, प्रिज्म के लेटरल सरफेस पर, रेक्टेंगुलर सरफेस पर टकराया, तो वो देखो बिखर गई है 7 रंगों में। ठीक है, पर उन्होंने एक उल्टा प्रिज्म और रख दिया। अब ये कलर जो है कंबाइन कर गए और बाहर व्हाइट लाइट मिली, तो फिर इन्होंने कंफर्म कर दिया कि भैया कि ये जो हमारा
व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। क्योंकि यहाँ पर 7 रंग बिखरे तो उन्हें डाउट भी हुआ कि यार ये 7 रंग कहाँ से आ गए, तो उन्होंने फिर उल्टा प्रिज्म लगाया और देखा कि वापस से कंबाइन होकर फिर व्हाइट बन गया। इसका मतलब ये कंफर्म है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 घटक रंगों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये न्यूटन ने एक एक्टिविटी करी थी और इसको भी आप देख लीजिए, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग न्यूटन ने किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए, बल्कि ये सारे एकत्रित होकर फिर से व्हाइट लाइट मिल गई। उन्होंने सोचा कि व्हाइट लाइट से 7 कलर्स आए, अब 7 से जो है और ज़्यादा कलर आ सकते हैं क्या, या फिर ये 7 रंग कहाँ से आए। तो फिर उन्होंने अलग अलग पोजीशन में करके देखा, तो अल्टीमेटली उन्होंने जब एक प्रिज्म सीधा और एक प्रिज्म उल्टा रखा तो ये कंफर्म कर दिया कि भाई 7 ही रंगों से ये बना होता है जो व्हाइट लाइट है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर हमारा समाप्त होगा। चलिए पानी पी लेते हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और जैसे आप लोगों ने पीछे की क्लासेस को देखा है सभी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर अभी क्योंकि चैनल हम लोग का नया है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और कोई बहुत बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म नहीं है, बच्चे देख रहे हैं और हम अकेले इसमें पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं है। बट अगर आप सपोर्ट करेंगे अपने अन्य दोस्तों को, अन्य क्लासमेट्स को और अन्य स्कूलों के जो साथी हैं उनको भी शेयर कर देंगे, उनको भी भेजेंगे, तो एक तो उनकी हेल्प होगी, उनके लिए यूज़फुल रहेगा ये बोर्ड के लिए, दूसरा चैनल को भी थोड़ा सा जो है बूस्ट मिलेगा और हम लोग और इंकरेज होंगे और अधिक काम करने के लिए आपके लिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से कहा गया है इंद्रधनुष, रेनबो। सभी लोगों ने इसके बारे में किताबों में इसके डायग्राम देखे होंगे, है ना, पिक्चर्स में, टीवी में, ये सब सुना होगा और देखा भी होगा वास्तविकता में इसको, पर ये कैसे बनता है ये हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है और यहाँ से समझना है। कहा गया है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, कि जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होती है, वो 7 घटक रंगों से बनी होती है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। देखिए, इसको बनने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, जैसा कि आप जानते हैं बारिश की जो बड़ी बूंदें होंगी वो तो हैवी होंगी, वो नीचे गिर जाएंगी, ग्रेविटी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उन पर ज़्यादा लगेगा, नीचे गिर जाएंगी। पर जो हल्की हल्की बूंदें होंगी वो वायुमंडल में बनी रहती हैं कुछ टाइम तक, और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। अगर बारिश के बाद छोटी छोटी वायुमंडल में जो बारिश की बूंदें हैं वो हमारे आसपास होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, तब हमें रेनबो दिखाई देगा। ये देखिए, सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ पर ये एक बारिश की बूंद आपको दिखाई गई है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ पाए। सूर्य का प्रकाश आया, व्हाइट लाइट फ्रॉम सन, सन से आने वाली व्हाइट लाइट, ठीक है, इतना समझ में आती होगी इंग्लिश। यहाँ पर ये टकराई। अब ये जो बारिश की जो बूंद है ये कैसी होगी, पूरी सॉलिड होगी, ठोस होगी, पानी भरा होगा इसमें, ठीक है। तो वायु से जल में प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो माध्यम बदल रहा है, वायु से जल में जा रहा है, अपवर्तनांक बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है, तो जो व्हाइट लाइट है वो यहाँ पर बिखर जाएगी, अपवर्तित होगी, और अपवर्तित जब होगी यानी मुड़ेगी, और मुड़ेगी तो उसके जो 7 घटक रंग हैं वो अलग अलग कोण पर मुड़ेंगे और अलग अलग बिखरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग घटक रंग बिखर गए हैं। फिर जब यहाँ पर टकराएंगे तो अब यहाँ भीतर जल है, बाहर वायु है, तो कुछ रंग तो पार चले जाएंगे क्योंकि पारदर्शी है भाई जल की बूंद, कोई अपारदर्शी तो है नहीं कि भाई आप पीछे नहीं जा सकते, आप इधर ही रहोगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ रंग बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कुछ जो प्रकाश की किरणें हैं उसके जो घटक रंग हैं वो टकराकर अंदर वापस आ जाएंगे। ये जो घटना है ये आप जान लीजिए, यहाँ पर तो हुआ अपवर्तन, ठीक है, ये समझ में सभी को आ ही गया होगा। वायु से जल में एंटर करी प्रकाश की व्हाइट लाइट, तो क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुई, अपवर्तन हुआ यहाँ और बिखर गई, ठीक, रंगों में बिखर गई। यहाँ पर जब टकराएगी तो जो बाहर चली जाएंगी प्रकाश के जो किरणें हैं उनकी तो कोई बात नहीं, पर जो टकराकर वापस लौटेंगे, अब क्योंकि ये वापस लौटने वाली जो घटना है इसको हम क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, आंतरिक परावर्तन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रकाश की किरणों के जो घटक रंग हैं वो
टकरा कर वापस लौट आए हैं। फिर जब यहाँ से बाहर निकलेंगी तो ये आपको इस तरीके से 7 रंगों का एक बैंड जैसा दिखेगा, विबग्योर जो भी आपने पीछे पढ़ा था, और ये रेनबो आपको एटमॉस्फेयर में नजर आएगा। और ये प्राकृतिक तौर पर बनने वाला व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। निश्चित तौर पर सभी लोगों ने इसको जरूर देखा होगा। और आप यहाँ पर कलर्स का पैटर्न याद कर लीजिए, वॉयलेट नीचे है, रेड ऊपर है, विबग्योर, ठीक है। और इस तरीके से ही आप बोर्ड में बनाएंगे जब एग्जाम में आप जाएंगे। अगला टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? जब हमारे वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। लेकिन हमारे वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा वो हमको देखना है। बच्चों, पृथ्वी के आसपास हर तरफ से वायु उसको घेरे हुए है और पृथ्वी के ठंडे या गर्म होने पर वायु पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। दिन के समय में पृथ्वी काफ़ी गर्म हो जाती है क्योंकि मिट्टी और चट्टानों से बनी हुई है पृथ्वी। तो दिन के समय में सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी काफ़ी गर्म हो जाती है। इसलिए पृथ्वी के संपर्क में जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है और जो वायु पृथ्वी के संपर्क में नहीं है वो उतनी गर्म नहीं हो पाती है। और जैसा कि आप जानते हैं जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और नीचे खाली स्थान हो जाएगा, वहाँ दूसरी हवा आ जाएगी, फिर वो भी गर्म होगी, वो ऊपर उठेगी। तो इस प्रकार हमारे आसपास जो वायु है वो कहीं पर कम गर्म और कहीं पर ज़्यादा गर्म होती है। और ये अलग अलग तापमान वाली जो वायु है यह अलग अलग माध्यम का काम करती है। जो गर्म वायु होती है वो विरल माध्यम का काम करती है और उसका अपवर्तनांक कम होता है। वहीं जो ठंडी वायु है वो सघन माध्यम का काम करती है और उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। अब अलग अलग अपवर्तनांक के ये माध्यम हमारे आसपास वायु में होते हैं। इसलिए जब प्रकाश की किरण इन माध्यमों से होकर गुजरती है तो अलग अलग अपवर्तनांक होने के कारण उसका अपवर्तन होता है। और यह अपवर्तन क्योंकि वायुमंडल में हो रहा है, वायुमंडल के द्वारा प्राकृतिक तौर पर हो रहा है और इसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव कहा गया है गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। जैसे होली पर आप देखते हैं कि बहुत लकड़ी कलेक्ट करी जाती है, उसको जलाया जाता है और उसमें काफ़ी ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं। तो जब ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं तो उसके आसपास की वायु कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी और हवा भी चलती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, जगह रुकी तो रहती नहीं है। तो बार बार वायु इधर से उधर मूवमेंट करती है। कुछ वायु गर्म होगी तो कुछ ठंडी वायु आएगी, वो गर्म हो जाएगी। अब आप जानते हैं उस होलिका के आसपास सारे लोग खड़े होते हैं, तो जो लोग पीछे साइड खड़े होंगे, होलिका के पीछे खड़े होंगे, जब आप उनको देखेंगे तो वो आपको उनका चेहरा हिलता डुलता दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि लपट के पास की जो हवा होती है वो काफ़ी गर्म होती है और गर्म होकर वो अपनी जगह छोड़ देती है और ऊपर चली जाती है। वहाँ दूसरी हवा आती है जो कि उतनी गर्म नहीं होती है, फिर वो गर्म होती है, तो गर्म होकर अपवर्तनांक कम हो जाता है। लेकिन जो वायु गर्म नहीं होती उसका अपवर्तनांक, तो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारे पास पहुँचती हैं तो उससे पहले बीच में कई बार उनको अलग अलग अपवर्तनांक की वायु से होकर गुजरना पड़ता है। बार बार अपवर्तित होकर वो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आती हैं और इसलिए आंख में रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल पर जब प्रतिबिंब बनता है, तो क्योंकि बार बार अलग अलग स्थिति से प्रकाश की किरणें आ रही होती मुड़ मुड़ कर, तो रेटिना पर भी अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा होता है और हमको वो वस्तु बार बार परिवर्तित होती हुई या हिलती डुलती हुई, फ्लिकर करती हुई दिखाई देती है। और यह भी आप देख रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे कि तारे किस प्रकार अपनी स्थिति पर जहाँ होते हैं वहाँ से उठे दिखाई देते हैं या हटी हुई अलग स्थिति पर दिखाई देते हैं। कैसे होता है आगे देखेंगे। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार सूर्योदय से पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य हमें कुछ देर तक दिखाई देता रहता है, ये भी देखेंगे हम लोग। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कहा गया है आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु
की तुलना में अधिक गर्म होती है। और जैसा अभी हमने आपको बताया होलिका का एग्जाम्पल देकर कि जहाँ लपट होगी उसके पास की वायु ज़्यादा गर्म होगी और जो दूर की वायु होगी वो उतनी गर्म नहीं होगी। तो गर्म वायु और ठंडी वायु जो है अलग अलग माध्यम का काम करती हैं। हालांकि वो ठंडी वायु जब लपट के पास आ जाएगी तो वो भी गर्म हो जाएगी और फिर दूसरी वायु ठंडी वायु का कार्य करेगी। तो अलग अलग अपवर्तनांक के जो माध्यम हैं वो हमारे आसपास होते हैं और वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इन अलग अलग माध्यम के अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम से होकर गुजरती हैं तो बार बार अपवर्तित होती हुई हमारी आंखों में जाती हैं और बार बार उनका प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति पर बनता है और वो हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है या फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तारों की आभासी स्थिति। तारे अपनी वास्तविक स्थिति में ना होकर किसी और जगह पर होते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर रात के समय में अगर हम बात करें, अगर हम पृथ्वी को बनाएं तो ये पृथ्वी इस तरीके से होगी। रात के समय में पृथ्वी भी ठंडी हो जाती है, ठीक है, और ये पृथ्वी अर्थ है, ठीक है। रात के समय में पृथ्वी जो है वो ठंडी हो जाती है तो उसके पास की जो हवा है, जो वायु है, वो भी ठंडी हो जाती है और ठंडी वायु जो होती है वो सघन माध्यम का काम करती है, उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। और ऊपर की वायु उतनी ठंडी नहीं होगी क्योंकि वो थोड़ी ना पृथ्वी के संपर्क में है, तो उसका अपवर्तनांक थोड़ा सा नीचे की वायु का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो आप देखेंगे कि वायुमंडल में ऊपर से नीचे की तरफ अपवर्तनांक बढ़ेगा रात के समय। कोई तारा है, तारे से आने वाली प्रकाश की किरण जब तक एम्प्टी स्पेस से आएगी, निर्वात से, वैक्यूम से ट्रेवल करेगी, तब तक तो सीधी ट्रेवल करेगी, लेकिन जब हमारे वायुमंडल में आएगी तो बार बार मुड़ते हुए एक वक्र जो है रास्ते से आएगी, हमारी आंखों में पहुंचेगी और हमारी आंखों को ये लगेगा कि रोशनी तो, प्रकाश तो सीधा आ रहा होगा, सीधे चलता है, तो सीधे ही हम उसके अगर पीछे ट्रेस बैक करेंगे तो उसका प्रतिबिंब एक अलग स्थिति पर बनेगा और जहाँ तारा है वहाँ ना होकर अलग, थोड़ा सा हटा हुआ अलग पोजीशन पर दिखाई देगा। तारे की जो आभासी स्थिति होगी वो अलग होगी वास्तविक स्थिति से। यह भी वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो ये आप डिटेल जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, पृथ्वी पर ये एक बच्चा खड़ा हुआ है। पृथ्वी से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, हॉराइजन, क्षैतिज, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे येलो, लाइट येलो और भी लाइट येलो, तो अलग अलग इंटेंसिटी के आपको येलो कलर दिख रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, वायु है। यहाँ थोड़ा सा अलग अपवर्तनांक की, ऊपर थोड़ा सा और अलग अपवर्तनांक है, तो अलग अलग अपवर्तनांक की जो है वायुमंडल में जो वायु की जो परतें हैं वो दिखाई गई हैं। अब आप देखिए ये सूर्य है, सूर्योदय अभी इसका हुआ नहीं है, ये सीधी जो हॉराइजन बनाई गई है क्षैतिज रेखा से ऊपर सूरज आया नहीं है, लेकिन नीचे जो सूरज है उससे आने वाली प्रकाश की किरण सीधे चलेगी, लेकिन जब वायुमंडल में आएगी तो ऐसे मुड़ के पहुंचेगी, अपवर्तित होते हुए हमारी आंखों में पहुंच जाएगी। और क्योंकि हमारी आंखों में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पहुंच गई तो फिर तो हमको दिखाई ही दे जाएगा सूरज, जबकि सूर्य अभी क्षैतिज रेखा से ऊपर आया भी नहीं है, नीचे ही है। तो क्षैतिज रेखा से नीचे होने के बावजूद सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो वायुमंडल में अपवर्तित होते हुए हमारी आंखों में पहुंच जाती हैं और हमारी आंखों में सूर्य का प्रतिबिंब बन जाता है और इसलिए हम सूर्य को देख पाते हैं। और हम देखेंगे कि प्रकाश की किरणें तो सीधी आ रही होंगी तो हमको सीधी पोजीशन पर सूर्य दिखाई दे जाएगा, जबकि सूर्य का अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय, शाम के समय सूर्य नीचे पहुंच चुका होगा, तब भी उससे प्रकाश की किरणें आती रहेंगी और हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब बनेगा और हम देख पाएंगे जैसे मानो सूर्य अभी भी ऊपर हो जबकि सूर्य नीचे जा चुका है। तो सूर्यास्त के बाद भी हमको सूरज दिखाई देता रहेगा। और ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में अपवर्तित होती हुई हमारी आंखों में पहुंच जाती हैं और सूर्य सुबह के टाइम, सूर्योदय के टाइम जब ऊपर नहीं होता है तब भी हम उसको पहले ही देख लेते हैं। इसी प्रकार शाम के समय सूर्य जब नीचे पहुंच चुका होता है तब भी उससे आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी जाती तो ऐसे निकल जाती है ऊपर से, लेकिन क्योंकि मुड़कर अपवर्तित होते हुए हमारी आंखों में पहुंच गई तो हम उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन पाया और हम देख पाए सूर्यास्त के बाद भी। इस घटना को अग्रिम सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिख जाए, अग्रिम माने पहले, अग्रिम सूर्योदय हो गया। और विलंबित सूर्यास्त, सूर्यास्त हो गया फिर भी सूर्य हमें दिखाई दे रहा है देर तक, विलेटेड, ठीक है, देर तक भी दिखाई देता जा रहा है, तो इसे विलंबित सूर्यास्त कहते हैं।
अगला टॉपिक है तारों का टिमटिमाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तारे हमसे बहुत दूर स्थित होते हैं और बहुत दूर स्थित होने के कारण हमारी तरफ जब उनका प्रकाश आता है तो उनसे आने वाली प्रकाश की किरणें बहुत कम संख्या में हमारी तरफ आ पाती हैं। हर तरफ जाती हैं, सारी हमारी तरफ ही तो नहीं आ जाएंगी। तो कुछ प्रकाश की किरणें जो हमारी तरफ आती हैं, जब वो पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो बार बार उनका अपवर्तन होता है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें हैं जिनका अलग अलग अपवर्तनांक है और बार बार अपवर्तित होकर वो हमारी आंखों में पहुंचेंगी। तो कभी प्रकाश की किरणें ज़्यादा मात्रा में हमारी आंख में पहुंच पाएंगी और कभी कम मात्रा में पहुंच पाएंगी। तो तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से अपवर्तित होने के बाद जब हमारी आंखों में ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगा तो तारा हमें ब्राइट दिखेगा, चमकीला दिखेगा, और जब कम मात्रा में पहुंच पाएगा तो वो तारा हमको थोड़ा सा डल दिखेगा। और ऐसा बार बार होता है तो तारा ब्राइट डल ब्राइट डल ब्राइट डल इस तरीके से टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। कभी वो ज़्यादा चमकीला, कभी कम, कभी ज़्यादा चमकीला, कभी कम। इस प्रकार से वो हमको जो है टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि क्यों तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ी जाती है कि तारे तो टिमटिमाते पर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अब देखिए, ग्रह जो होते हैं वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत बड़े होने के कारण उनसे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो काफ़ी मात्रा में हमारे पास पहुंचती हैं। अब जब काफ़ी मात्रा में प्रकाश की किरणें हमारी तरफ आती हैं तो निश्चित तौर पर अपवर्तन तो उनका भी होगा, अपवर्तित होती हुई हमारी आंखों में ही पहुंचेंगे, उनका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें हमारे पास पहुँच रही हैं, तो अगर कुछ प्रकाश की किरणें अपवर्तन के कारण हमारी आँख में नहीं भी पहुँच पाई तब भी बहुत सारी किरणें तो पहुँच रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रह डल दिखने लग जाएगा, धुंधला दिखने लग जाएगा। और तो उनसे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनकी जो मात्रा है बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती कि कभी बहुत कम या कभी बहुत ज़्यादा प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में पहुँचे। इसलिए ग्रह लगभग समान रूप से चमकीला दिखाई देता है और टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता। अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें हम लोग देखेंगे टिंडल प्रभाव और दूसरा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं जो कि हमारे आसपास दिखाई देती हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब कभी कोई प्रकाश किरण वायुमंडल के महीन कणों से टकराकर गुजरती है तो उसका जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो दिखाई देने लग जाता है और इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे अगर आप किसी बड़े से गोदाम में हो मान लीजिए और वो सब तरफ से बंद हो और काफ़ी दिनों से बंद होने के कारण धूल वगैरह तो उसमें होती ही है, एक रोशनदान से जो प्रकाश पुंज आ रहा होगा वो आपको साफ दिखाई देगा, ये इस रास्ते से होकर आ रहा है। अब आप सोचिए, आप जब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं उस समय भी वहाँ प्रकाश होता है, पर तब आपको वो प्रकाश पुंज अलग से एक रास्ते से आता हुआ दिखाई नहीं देता, सब तरफ प्रकाश होता है। तो होता क्या है कि जब आप उस बंद गोदाम में या बंद कमरे में थे जहाँ पर धूल वगैरह के कण थे, तो जब सूर्य का प्रकाश एक छोटे से खिड़की से या रोशनदान से आया तो धूल मिट्टी के जो कण थे उन्होंने प्रकाश के मार्ग को प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया। इसको ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव हुआ क्योंकि जो वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं, धूल मिट्टी धुआं वगैरह के जो कण होते हैं, यह प्रकाश को बिखेर देते हैं और जो चीज़ बिखरेगी वही चीज़ तो दिखाई देगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखते होंगे कि आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? हमारे आसपास वायु में धूल मिट्टी धुआं वगैरह के बहुत सारे कण होते हैं, जल की छोटी छोटी बूंदें भी इनफैक्ट वो भी इसमें जो है रोल प्ले करती हैं। तो जब श्वेत प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर गुजरेगा तो वायुमंडल में ये जो सूक्ष्म कण है, ये श्वेत प्रकाश की जो छोटी तरंग दैर्घ्य वाले जो रंग हैं उनको बिखेर देते हैं और जनरली नीला रंग ज़्यादा बिखरता है, इसीलिए जो स्काई है, जो आकाश है, वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर जो सूक्ष्म कण हमारे आसपास है उनका आकार थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर वो बड़ी तरंग दैर्घ्य के रंगों को बिखेरेंगे। इसीलिए कभी कभी आपको दिखता है शाम के टाइम में जब थोड़ा सा नमी ज़्यादा हो, थोड़ा सा ठंडक टाइप की हो और या बारिश वगैरह के बाद में अगर आप देखें तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और उनका आकार कुछ बड़ा हो जाता है और फिर वो नीले रंग की बजाय थोड़ा सा बड़ी तरंग दैर्घ्य के रंगों को बिखेरते हैं और तब आकाश में आपको कभी कभी रेडिश, ऑरेंज इस तरीके के रंग दिखाई देते हैं, लालिमा युक्त या ऑरेंज कलर का आकाश दिखाई देने लग जाता है। वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, लेकिन तब लाल रंग बिखर रहा है। लेकिन इन जनरल आप डेली लेवल बेसिस पर देखेंगे तो आपको ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है। ओके, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक होता है तो फिर रंग नहीं बिखरेंगे, श्वेत प्रकाश ही रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात आप ये ध्यान रखिए कि
निर्वात में, वैक्यूम में, अंतरिक्ष में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई धूल मिट्टी के कण नहीं है, कोई वायु के कण नहीं है, तो वहाँ पर जो है श्वेत प्रकाश के घटक रंगों को बिखेरने वाले कोई सूक्ष्म कण नहीं है। तो श्वेत प्रकाश वहाँ से सीधा चला आएगा और वो बिखरेगा नहीं, और क्योंकि वहाँ बिखरेगा नहीं रंग, तो क्योंकि प्रकाश वहाँ बिखर ही नहीं रहा है, तो फिर वहाँ अंधेरा रहता है, इसीलिए अंतरिक्ष डार्क होता है, अंतरिक्ष में कोई रंग नहीं फैलता है और वहाँ अंधेरा रहता है। लेकिन वायुमंडल में आप देखते हैं कि नीला रंग बिखरा रहता है आकाश में, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर दिए हैं और आगे हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स और अन्य दोस्तों के साथ में।